गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। मैं हुदा सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एसएसटी के इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 डेवलपमेंट। जब बात हम लोग डेवलपमेंट की करते हैं तो इसका कोई एक्यूरेट डिफिनेशन नहीं है। यानी किसी से अगर ये पूछें कि डेवलपमेंट क्या होता है ये समझाइए, तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा समझाना कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, खुद को लो आप अगर एक विलेज से स्टूडेंट हो जहाँ पर कि प्राइवेट स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स नहीं हैं, तो आपके लिए डेवलपमेंटल गोल का मीनिंग होगा कि हमको इंग्लिश मीडियम बेहतरीन स्कूल में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो। अगर आप मिडिल क्लास या मीडियम शहर में रहने वाले, टाउन में रहने वाले स्टूडेंट हो, तो आपके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा कि वहाँ की टॉप स्कूल्स जो है या इंग्लिश मीडियम की स्कूल है वहाँ एडमिशन मिल जाए। आप इसी तरीके से अगर मेट्रो में रहने वाले हो तो आप चाहोगे कि वहाँ का टॉप स्कूल में आपको एडमिशन मिले, आपके लिए वो डेवलपमेंट है। जबकि एक बहुत अमीर घर के बच्चे के लिए विदेश में जाकर पढ़ाई करना डेवलपमेंट होगा। एक किसान के लिए, छोटे किसान के लिए अगर पूछो तो सिंचाई के साधन और गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी रेट पर यूरिया वगैरह मिल जाना वही डेवलपमेंट है। जबकि एक बड़े किसान से पूछो तो उसको वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, उसके पास वो सारा इंतज़ाम है। उसे चाहिए कि किस तरीके से उसका प्रोडक्ट अच्छे रेट पर मार्केट में मिले, यानी कि एमएसपी डिमांड करेगा वो। किस तरीके से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार फैसिलिटी मुहैया कराए, ये उसके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा। तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग होता है। आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे होंगे, आप एनसीईआरटी की बुक को निकाल लें और उसमें इस बिल्डिंग को आप देखें। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है और इसके सामने ये स्लम एरिया है। स्लम झुग्गी झोपड़ी आप समझ रहे होंगे, जहाँ पर लोगों के लिए छत नहीं होती है, वो किसी तरीके से मिट्टी, ईंट, ठीक है, और ऊपर में कुछ फटे छूटे प्लास्टिक के मटेरियल्स वगैरह को लगा करके वो अपना गुजारा करते हैं। बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में वो रहते हैं और यही लोग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद बिल्डर जो है उसे अच्छे रेट पर मिडिल क्लास और हाई क्लास लोगों को, सोसाइटी के लोगों को बेचता है। अब यहाँ पर डेवलपमेंटल गोल ढूंढ निकालिए। तो जो मिडिल क्लास के लोगों ने कॉम्प्लेक्स में अपना मकान लिया होगा, उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा कि वहाँ पर अनहाइजेनिक एक बस्ती जो है सामने की तरफ हो। वो चाहेंगे कि इसे हटा दिया जाए और इसकी जगह पर बच्चों के लिए प्लेग्राउंड या पार्किंग या स्विमिंग पूल या फिर गार्डन वगैरह बनाया जाए। जबकि दूसरी तरफ ये झुग्गी वाले लोग चाहेंगे कि ये लोग मिल करके इनके लिए कुछ इंतज़ाम कर दें, 1-2 कमरे का मकान बना दें जो थोड़ा हाइजीनिक कंडीशन में हो, इसलिए वो शिफ्ट कर जाएं। पुराने पिक्चर में अक्सर आपने लड़ाई देखा होगा, गोविंदा का पिक्चर में ये देखा होगा कि गोविंदा सामने खड़ा हो जाता है कि मैं बस्ती वालों को नुकसान नहीं पहुँचाने दूँगा। और जो बिल्डर होता है, अक्सर कादर खान इसका रोल प्ले करते हैं, वो जो है प्रशासन को लेकर के इसे तोड़ने की कोशिश करता है। तो ये जो लड़ाई है, यानी एक आदमी का डेवलपमेंट दूसरे का नुकसान दे सकता है, ये बहुत कॉमन है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि सरकार डैम बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उस डैम से हज़ारों लोगों को, सैकड़ों गांवों को नुकसान पहुंचता है। यानी एक का डेवलपमेंट जो है दूसरे के लिए वो डिज़ास्टर हो सकता है, ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हो सकती है। आप जो है यहाँ पर एक देखें केस स्टडी। एक विसल 500 टन्स का लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट अफ्रीका के एक कंट्री आइवरी कोस्ट के शहर अदीबजान में डंप कर देता है, जहाँ से जहरीला वेस्ट, पॉइजनस वेस्ट निकलता है और कई लोगों को, 7 लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है कि मार दिया गया। 20 लोग हॉस्पिटल में हैं और 26,000 लोगों को पॉइजनिंग की सिम्टम्स के ऊपर ट्रीटमेंट करवाई जा रही है। और मल्टीनेशनल कंपनी किसी दूसरे कंपनी की है, उसका अपना डेवलपमेंटल गोल था, उन्होंने डेवलप किया वहाँ पर, ठीक है, चीज़ों को निकाला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाला, बनाया, अपने व्हीकल्स में डाले और जो वेस्ट था वो दूसरे कंट्री में डंप कर दिया। लेकिन अब इस कंट्री के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? तो यहाँ पर डेवलपमेंटल गोल होगा कैसे जो बचे हुए वेस्ट हैं उसको फर्दर जो है ठिकाने लगाया जाए, किस तरीके से अपने लोगों को इन पॉइजनस चीज़ों से बचाई जाए, कैसे जो लोग इल हैं उनका ट्रीटमेंट बेहतर हो सके। तो यहाँ पर दोनों कॉन्ट्रास्ट है, एक का डेवलपमेंट दूसरे का नुकसान करता है। तो जब डेवलपमेंट की बात होती है तो हमारे दिमाग में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बड़े बड़े एयरपोर्ट, रेलवेज़, ठीक है, रोड्स। और जब डेवलपमेंट होती है तब उस कंट्री का
इनकम बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट जब होता है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आती है और चीज़ों को बनाती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, तब इनकम बढ़ता है। तो आखिर इनकम कैसे नापे हम लोग? सारे लोग तो नहीं कमाते हैं। एक फैमिली में हो सकता है पापा कमा रहे हो, मम्मी होम मेकर हो तो वो नहीं कमाती है, बच्चे छोटे हों तो वो नहीं कमाते हैं। कई घर में ऐसे हैं पापा भी कमा रहे, मम्मी भी कमा रहे, बच्चे भी बड़े हैं वो भी कमा रहे हैं। तो चलिए किसी कंट्री का इनकम, हम लोग उस कंट्री में जितने भी लोग हैं, जो आबादी है, किसी भी तरीके से वो कमा रही है, लीगल फॉर्म में नौकरी करके, बिजनेस करके, फॉरेन में जाकर कमा रही हो, वहाँ से पैसे भेज रही हो, तो ये टोटल को हम लोग जोड़ देते हैं और इसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। और इसी को जब टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं तो जो बच कर निकल जाता है वो उस कंट्री का इनकम होता है। तो आइए हम लोग देखें फिर नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उस कंट्री में लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक ये हर साल अपना डेवलपमेंटल रिपोर्ट रैंक वाइज निकालती है, हर कंट्री का क्या डेवलपमेंट है। हम लोग भी अक्सर सुनते होंगे कि हमारी कंट्री का जीडीपी इस बार 7.8% था। तो ये क्या होता है? तो एक्चुअली में किसी भी कंट्री में वहाँ की जो टोटल प्रोडक्शन होती है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के बारे में। ये तीनों सेक्टर में जितने भी प्रोडक्शन होती है उसको जोड़ दिया जाता है और वो उस कंट्री का जीडीपी कहलाता है। तो वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड जो है डेवलपमेंटल रिपोर्ट जो 2006 में इन्होंने रिलीज़ किया था, इसके हिसाब से बताया था कि किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम अगर 4,53,000 पर एनम है, यानी एक साल में एवरेज वहाँ पर जो कमाने वाले लोग हैं वो 4,53,000 से ऊपर हैं, तो वो कंट्री डेवलप कंट्री है। जबकि दूसरी तरफ उसने बताया कि अगर 37,000 से कम है सालाना लोगों की आमदनी, तो वो कंट्री लो इनकम ग्रुप्स में शामिल होती है। उसी 2004 में इंडिया के बारे में बताया गया कि 28,000 यहाँ का पर एनम इनकम है, यानी हम लोग लो इनकम कैटेगरी में हैं। लेकिन हाई इनकम कैटेगरी क्या सिर्फ अर्निंग से ही लोगों को मिल जाती है? तो नहीं। मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, यहाँ की इनकम 4,53,000 पर एनम से बहुत ऊपर है, लेकिन उसको डेवलप कंट्री नहीं माना गया, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। हम लोग अभी HDI के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जहाँ पर लोगों का एजुकेशन, हेल्थ केयर और बाकी फैसिलिटीज़ ये सब कुछ चाहिए होगा, तब किसी कंट्री के इनकम को हम लोग बोल पाएंगे कि वो कंट्री जो है वो डेवलप कर रही है और डेवलप कंट्री है वो। यहाँ पर देखिए एवरेज इनकम का एक कंपैरिजन किया गया है। ये बताने की कोशिश की गई है कि सिर्फ ये जो एवरेज इनकम है यही किसी कंट्री के एक्चुअल स्टेटस को नहीं बतलाता है। जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कि अभी इंडिया के बारे में बात होती है कि इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास नियरली हमारा जो है 40% रिसोर्सेज जो है चला गया है, और इंडिया की जो लो लेवल पर 50% लोग हैं उनके पास केवल 10% रिसोर्सेज बचे हुए हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इंडिया की आधी आबादी इंडिया की केवल 10% रिसोर्सेज के ऊपर ज़िंदा है, इतने ही इनके हिस्से में है, जबकि 1% आबादी 40% जो है रिसोर्स का इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पर आप असमानता जिसको बोलते हैं इनकम में, वो देख पा रहे हैं। तो आइए इसी असमानता को लेकर के एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। आप टेबल 1.2 को देखिए। यहाँ पर कंट्री ए, जहाँ पर इनकम आप देखेंगे 9,500, 10,500, 9,800, ठीक है, 10,000 और 10,200 है। एवरेज आप करेंगे तो मैं किया नहीं हूँ, लेकिन ये 10,500 होना चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है, दोनों में ही। लेकिन क्या दोनों एक जैसे हैं? तो नहीं, दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर इसी को असमानता बोलते हैं। आप देखिए पहले मंथ है 500, 500, 500, 500 और एक जो यहाँ पर है ये 48,000। अगर आप इसको अर्निंग से देख लें कि कोई एक आदमी 48,000 अर्न कर रहा है और उस जगह पर 4 लोग जो है अलग से 500 अर्न कर रहे हैं, तो एवरेज क्या दिखला रहा है कि हर आदमी यहाँ पर 10,500 अर्न कर रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है।
इस तरीके से इंडिया में जो 28,000 पर एनम दिखलाई पड़ रहा है, एक्चुअली में जो 1% रिच लोग हैं उनका इनकम मिला करके ये 28,000 पर एनम है। हमारे पास रिपोर्ट अभी पिछले 10 सालों से नहीं आ रही है, लेकिन जो फॉरेन से रिपोर्ट्स आती हैं अमेरिका वगैरह से, वो ये बतलाता है कि इंडिया के 30% लोग जो है वो महीने का 2,000 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम समझ पाते हैं कि एवरेज इनकम उस कंट्री के एक्चुअल स्टेटस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर पंजाब, केरला और बिहार, इन 3 स्टेट्स की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट बोलते हैं 1 साल से छोटे बच्चे को पैदा होने के बाद, जो बहुत छोटे होते हैं उनके, 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की मौत हो जाती है पैदा होने के तुरंत बाद, उसको दिया गया है। दूसरा लिटरेसी रेट है और तीसरा अटेंडेंस रेशियो है, यहाँ पर वो क्लास 1 to 5 का। आप देख पा रहे होंगे केरला की मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, 11 है। इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केरला में हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ अच्छी होगी। इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि लिटरेसी रेट केरला का 91% है, यानी यहाँ पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा हैं। और इसी तरीके से अटेंडेंस आप देख पा रहे हैं केरला में बहुत अच्छी है। जबकि बिहार में आप देखेंगे तो मोर्टेलिटी रेट 60 है, लिटरेसी रेट 47 है, जबकि मोर्टेलिटी रेट 60 है ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पैदा होते के साथ मर जाते हैं। और लिटरेसी रेट कम है, इसका मतलब है कि पढ़े लिखे लोग कम हैं और अटेंडेंस यहाँ पर कम है, यानी कि फ्यूचर में भी जो बच्चे होंगे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो आइए कुछ की टर्म्स को देख लें, जिससे कि आगे हम लोगों को फर्दर समझने में कुछ चीज़ें आसानी होगी। पहला की टर्म है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंट्री का ग्रोथ केवल इकोनॉमिक टर्म्स में ही नहीं, यानी कि पैसे आमदनी के मामले में ही नहीं, बल्कि उस कंट्री का हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों में ग्रोथ होनी चाहिए। पर कैपिटा इनकम अभी हम लोगों ने निकाला था कि किसी कंट्री में वहाँ की इनकम को पॉपुलेशन से जब डिवाइड कर देते हैं टोटल को, तब जो निकल जाता है वो पर कैपिटा इनकम है। और नेशनल इनकम जो 1 साल में टोटल ऑफ द प्रोडक्शन होती है, अभी बतलाया था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की टोटल जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है, इंडिया में हम लोग रुपीज़ के टर्म्स में इसको निकालते हैं और फॉरेनर्स इसको डॉलर्स के टर्म्स में निकालते हैं, और फिर इसका कंपैरिजन जो है दूसरे कंट्री के साथ की जाती है। तो आइए अब देखें हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज़ का रिलीज़ की जाती है, जिसके अंदर अभी जो हम लोगों ने पढ़ा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसको कंसिडर किया जाता है। वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वहाँ पर लोगों के लिटरेसी एजुकेशन में जो फैसिलिटीज़ है, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ये बनाया जाता है। एक टर्म और देख लें, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स लोगों के हेल्थ से रिलेटेड जुड़ा है। हम लोग जो बात करते हैं अंडर नॉरिश्ड पीपल, यानी कि वैसे बच्चे जिसको खाने को ठीक से भोजन नहीं मिलता है। आप अक्सर देखे होंगे सर बहुत बड़ा बड़ा और हड्डी कंकाल की तरह जो है उसका बॉडी दिखलाई पड़ता है, ठीक है, इसको हम लोग कुपोषित बोलते हैं हिंदी में। दूसरा आप देख रहे होंगे कि लोग बहुत मोटे होते जा रहे हैं। दोनों ही कंडीशन जो है वो हेल्दी कंडीशन नहीं कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से किसी इंसान का वेट केजी में, उसको जब डिवाइड कर देते हैं उसकी हाइट मीटर में इसको स्क्वायर से, तो बॉडी मास इंडेक्स निकलता है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी जो है वो 120 केजी का है। अब इसको हाइट को अगर लें वो 2 मीटर का है, तो इसको 2 मीटर को आप स्क्वायर करेंगे, यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 4, और जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये 30 आपको बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बताएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर 25 से ज़्यादा बॉडी मास इंडेक्स है तो वो आदमी हेल्दी नहीं है, जबकि 18.5 से अगर कम है तो वो अंडर नॉरिश है। इस तरीके से हम लोग हेल्थ कंडीशन के बारे में लोगों की पता करते हैं। यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है हमारी कंट्री और हमारे पड़ोस की कंट्रीज़ के बारे में, और ये HDI इंडेक्स 2004 से दिया गया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे श्रीलंका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 74 है, यानी कि बहुत अच्छी है। पैदा होने के साथ बच्चे जो हैं उनकी जीने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। लिटरेसी रेट 15 ईयर्स प्लस के बच्चों का, यानी कि कम से कम मैट्रिकुलेट तो हो गए होंगे वो, ठीक है, 91% है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एडमिशन का जो है 69% है।
और इस तरीके से HDI रैंक इसका 93 बनता है। हमारे कंट्री का HDI इंडेक्स 126 है। आप यहाँ देखिए पर कैपिटा इनकम हमारे कंट्री का बाकी कंट्री से श्रीलंका से कम है, लेकिन बाकी कंट्री से बहुत ज़्यादा है। लेकिन HDI इंडेक्स में हम लोग बाकी कंट्री से पीछे हैं, ठीक है। सॉरी, बाकी कंट्री से पीछे नहीं है हम लोग, ठीक है, लेकिन बाकी कंट्री के बहुत नज़दीक ही हैं। यहाँ पर देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 64 है, जो कि श्रीलंका से बहुत कम है। लिटरेसी रेट 61 है, ठीक है, जो कि म्यांमार से भी कम है। आप यहाँ देख रहे होंगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 60 है, ठीक है, जो कि नेपाल से कम है। तो इस तरीके से सारे चीज़ों को कंसिडर करने के बाद HDI रैंक वर्ल्ड का जो है वो रिलीज़ किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट टर्म आता है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं धुआंधार। हमें ये ख्याल नहीं है कि हम पॉइज़न खा रहे हैं। आप देखते होंगे जो फ्रूट्स मिलते हैं हम लोगों के अवेलेबल है, वो सारे केमिकल से पकाए जा रहे हैं, केमिकल्स लगाई जा रही हैं, केमिकल से लगा करके फूड आइटम्स को बनाया जा रहा है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस है। रिसोर्स के मामले में आप देखते होंगे कि मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए हम लोग जगह जगह माइनिंग कर रहे हैं। कोल के लिए हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, जिसके वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रही है। लेकिन आप सोचिए कि इन चीज़ों को बनने में कई हज़ार साल लगे और हम लोग इसको कुछ ही साल में निकाल लेंगे, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा? उन लोगों को कहाँ से ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी? हम लोग इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देंगे, ख़राब कर देंगे, तो वो कैसे ज़िंदा रह पाएंगे? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग डेवलप तो करें, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए फ्यूचर जनरेशन के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, यानी उनका भी ख्याल रखें। उतनी ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जितनी हमारी ज़रूरत है। ख़ास करके फॉसिल फ्यूल की जब बात करते हैं, जिसमें कोल आते हैं, पेट्रोलियम्स आती है, इनकी रिक्वायरमेंट एनर्जी जनरेट करने के लिए होता है और हम लोग इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। फ्यूचर जनरेशन को ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। यहाँ पर एग्जांपल मैं आपके पास दिया हुआ है कि किस तरीके से क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो है, उसकी रिजर्व्स हमारे पास बहुत दिनों की नहीं है, ठीक है। मिडिल ईस्ट में 93 ईयर्स तक ही रिजर्व्स बचेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में केवल 10 साल के लिए, और वर्ल्ड बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बात करें तो 43 ईयर्स के लिए। उसके बाद तो हमें अल्टरनेट उपाय आज से ही ढूंढना चाहिए और इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। चैनल को देखने के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच।